हेलो बच्चों, सो दिस इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म सीजीए, जहां हम पढ़ रहे हैं सेल चैप्टर के बारे में। क्लास 9 का 5th चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हम अब तक जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं दैट इज सेल वॉल। आओ तो इसको भी पढ़ लेते हैं फटाक से। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? सेल वॉल क्या होती है? तो आउटर मोस्ट लेयर होती है। किस किस के अंदर पाई जाती है? तो याद रखना है प्लांट और फंगाई के अंदर सिर्फ पाई जाती है। उसके बाद ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, ये एब्सेंट का साइन है। फिर हम कहते हैं कि जो ये सेल वॉल होती है ये थिक होती है, रिजिड होती है और डेड होती है भाई नेचर में। ठीक है, ये थिक होती है, रिजिड होती है और डेड होती है नेचर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, है ना। आगे समझते हैं। फिर ये फंक्शन क्या करती है? तो हम ये बोलते हैं भाई फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो कहता है प्रोवाइड करती है डेफिनेट शेप। एक प्लांट की अगर कुछ डेफिनेट शेप है या फिर एक फंगाई की एक डेफिनेट शेप होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सेल वॉल की वजह से होती है। तो हम कह रहे हैं डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू दी सेल। और सपोर्ट यानी सपोर्ट के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट भी करके रखती है, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर पाई जाती है हमारे प्लांट में या तो फिर हमारे फंगाई में। अब हम ऐसे कहते हैं कि जो ये प्रोवाइड, अच्छा साथ में और क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तो साथ साथ उसको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो हम कहते हैं स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है सेल को। आई होप इतना समझ में आया हो। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, है ना। अब हम कह रहे हैं ये प्लांट और प्लांट और फंगाई में तो पाई जा रही है, बट हम कह रहे हैं किस किस की बनी होती है? तो काइटिन की, याद रहे किसके अंदर बनी होती है? काइटिन और हेमीसेल्यूलोज, इनकी मिलकर ये बनती है हमारी फंगाई के अंदर। वहीं बात करें अगर प्लांट के अंदर तो ये सेल्यूलोसिक होती है। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आई हो। फिर हम बढ़ते हैं आगे भाई न्यूक्लियस की तरफ। अभी हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर के इस वाले टॉपिक्स को हम एंड करेंगे। आइए पहले न्यूक्लियस की बातें और कर लेते हैं। फिर कहता है व्हाट इज न्यूक्लियस? तो हम इसको या तो ब्रेन ऑफ द सेल कह लो या तो इसको हेडक्वार्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल भी हम कह सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, सेम एज हम बोलते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये एक सेल के अंदर उसके हमारे ब्रेन की तरह ही काम कर रहा है। यानी हम इसको सेल का ब्रेन कह सकते हैं, जो कि इसकी सारी की सारी मेटाबॉलिक और सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो हम बोल रहे हैं भाई ये क्या कंट्रोल करता है? तो सेलुलर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। याद रहे ये जो न्यूक्लियस होता है ये डबल लेयर्ड में पाया जाता है, एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दो लेयर में बटा है, एक तो आउटर और एक इनर। वही अगर मैं बात करूं आउटर लेयर की तो हम कहते हैं ये मोर परमिएबल लेयर पाई जाती है। मतलब मोर परमिएबल का मतलब है, जैसा कि हम पढ़ते हैं ना कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो हमने बोला था वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल? कि कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर ट्रांसपोर्ट होने देगी। तो वैसे ही हम कहते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ये भी कुछ सेलेक्टिवली परमिएबल ही होती है। तो व्हाट अबाउट सेलेक्टिवली परमिएबल? व्हाट मींस कि परमिएबल का मतलब कि हम कहते हैं ज्यादा परमिएबल है, मतलब ज्यादा चीजें अंदर आ सकती हैं, है ना। जो चीज ज्यादा परमिएबल होगी, मोर परमिएबल होगी, वो लेस सेलेक्टिव होगी। हमें ये भी याद रखना है, मतलब वो चीजों को कम सेलेक्ट करेगी। इट मींस कि वहां पर ज्यादा चीजें अंदर भेजी जा सकती है, मतलब वो जो लेयर है वो ज्यादा चीजों को अंदर भेज पा रही है। तो मोर परमिएबल, और हमें ये याद रखना है जो चीज मोर परमिएबल है वो हमारी लेस सेलेक्टिव भी रहने वाली है। तो मतलब क्या है भाई? तो हमने अभी वो समझ लिया क्या कि अगर मोर परमिएबल है मतलब बहुत सारी चीजें आसानी से जा सकती है ना। ऐसी बात करें अगर इनर की तो हम कहते हैं जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, दो लेयर है तो हम कह रहे हैं जो इनर मेम्ब्रेन है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल होती है, वो तो मोर थी, ये लेस परमिएबल है। इसका मतलब जो लेस परमिएबल है वो मोर सेलेक्टिव होगी। ठीक है, तो हमें ये बात भी याद रखना है कि ये ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करके अंदर भेजेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज्यादा सिलेक्शन होगा हमारे मॉलिक्यूल्स का, हमारे एटम्स का, और तब जाके वो अंदर जा पाएंगे। मतलब हर एक चीज अंदर यहाँ से नहीं जा सकती न्यूक्लियस के। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। फिर हम बात करते हैं आगे, तो कहता है जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को, जैसे कि डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन वगैरह ये सब। यानी हमारे जो भी हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, तो ये जो जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल है, मतलब जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसमें डीएनए आ गया, आरएनए आ गया, क्रोमोसोम आ गया, यानी हमारा क्रोमेटिन फाइबर आ गए, ये सारी चीजें कहां पे प्रेजेंट होती है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। आओ अब एक बार यार दोनों को डिटेल में चर्चा कर ले कि सेल वॉल जो है बेसिकली सेल वॉल
किस तरह से हम लोग, अभी हमने ये थ्योरी तो पढ़ ली, हमने काफी कुछ इनके बारे में जान लिया। जैसे अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, तो सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन मतलब ये किस किस से मिलकर बनती है, ये हर किसी में सेम नहीं हो सकता। मींस ये हमारे फंजाई में अलग होगा और प्लांट्स में अलग होगा। साथ ही साथ जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और हमारे फंजाई मिलेगी। हम पढ़ते थे, हमने प्रोकैरियोटिक सेल जो पढ़ा था, याद रहे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है, बट हम कहते हैं वहां पर जो वो सेल वॉल होती है उसका थोड़ा सा अलग फंक्शन होता है, इनका थोड़ा सा अलग फंक्शन होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें सेल वॉल जो होती है, यही सेल वॉल की वजह से जो हमारे आज प्लांट होते हैं ना, वो प्लांट एक स्टिफली खड़े रहते हैं, स्टिफ रहते हैं, है ना, वो रिजिड होते हैं। वो कैसे रहते हैं, तो वो थोड़े से स्ट्रेंथ होती है उनमें, है ना। ऐसा नहीं कि हवा आई और हवा के साथ वो उड़ के चले गए, ऐसा नहीं होता। वो स्टिफ रहते हैं, एक जगह पे खड़े रहते हैं, स्टैंड करते हैं एकदम। स्ट्रेंथ उनके अंदर जितनी भी बन पाती है वो किसकी वजह से बन पाती है, कहीं ना कहीं सेल वॉल की वजह से। आओ आगे बात करते हैं। जो हमने न्यूक्लियस की बात करी, तो हमने जो न्यूक्लियस की बात करी, हम न्यूक्लियस जो हम बोल रहे हैं फिलहाल, जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक सेल है और हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की ये वाली जो अभी मैंने लाइन, जो भी ये मेम्ब्रेन बनाई, जो लेयर बनाई, ये याद रही ये इनर मेम्ब्रेन है। वही अगर अभी हम जो ये बना रहे हैं वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। याद रहे जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ये आपस में फ्यूज्ड होती है। कैसी होती है, फ्यूज्ड होती है। तो हमें ये भी बातें करनी है। तो हम कह रहे हैं ये दोनों मेम्ब्रेन जो होती है आउटर और इनर आपस में फ्यूज्ड होती है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और कह सकते हैं कि बोथ मेम्ब्रेन, यहां लिख लेते हैं बोथ मेम्ब्रेन आर फ्यूज्ड। तो अब ये जो दोनों की दोनों मेम्ब्रेन है ये फ्यूज्ड है, इसी वजह से हम कहते हैं यहां पर एक पोर प्रेजेंट होता है। यानी ये जो मेम्ब्रेन है, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बेसिकली डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं यहां पर क्या है, तो कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके फ्यूज होने के चक्कर में इनको हम लोग न्यूक्लियर पोर भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग न्यूक्लियर पोर भी कह देते हैं। आई होप आपको इतना भी समझ में आया हो। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो आपस में फ्यूज मेम्ब्रेन है, इनसे ना कुछ कनेक्टेड इस तरह से स्ट्रक्चर निकलते हैं। ठीक है, जिन स्ट्रक्चर्स को हम लोग ER बोल देते हैं, यानी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारे सेल का एक ऑर्गेनल है। अब हमें फटाक से नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके हम हर एक सेल मेम्ब्रेन के सेल के हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं हम उनको देखेंगे। कुछ ऑर्गेनल ऐसे हैं जो एक तरह का सिस्टम फॉर्म करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिस्टम नहीं फॉर्म करते, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे हमारे पास ऑर्गेनल हैं जो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट फंक्शन करती हैं, मतलब एक दूसरे से डिपेंड है अपने फंक्शन के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि फंक्शन करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना, वो खुद इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती हैं। इंटरडिपेंडेंटली अलग है, इंडिपेंडेंटली अलग है। तो इंटरडिपेंडेंट जब हम बोल रहे हैं इट मींस कि वो फंक्शन करने के लिए किसी और के ऊपर भी डिपेंड है। जब हम इंडिपेंडेंटली बोल रहे हैं तो उसको कोई भी जरूरत नहीं है किसी और की, वो खुद से अपना फंक्शन कर सकती है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।